एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे कि जब 1997 में देश की सभी पार्टियां, सभी संगठन स्वर्ण जयंती समारोह आज़ादी के मना रहे थे, तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहे थे। उस मौके पर बहुजन समाज पार्टी ने 50 साल की आज़ादी के बाद इस पर चिंतन बैठक शुरू की थी, चिंतन कार्यक्रम बनाए थे कि 50 साल की आज़ादी के बाद बहुजन समाज आश्रित और प्रताड़ित क्यों है। 13 अगस्त 1997 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की गई थी कि देश की आज़ादी के 50 साल के बाद देश के लोगों को, खासकर बहुजन समाज के लोगों को क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला है, किस तरीके से प्रताड़ना मिली है, किस तरीके से परेशानी और मिलती रही है, इस पर चिंतन मनन किया गया। और इसके साथ ये भी चिंतन किया गया कि किस तरीके से हमें हमारे समाज के लिए अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए क्या करना है। इसके लिए पूरे देश से 15 अगस्त 1997 को देश के 5 अलग अलग कोनों से 5 यात्राएं शुरू की गई थीं, जिसमें एक यात्रा में 50 जीपों का काफिले के साथ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग पूरे देश को ये बताते हुए आए थे कि 50 साल की आज़ादी में हमें क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला है। उसके बाद 15 सितंबर 1997 को दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे देश से लोग उपस्थित हुए थे। उस रैली के मौके पर बहुजन समाज पार्टी ने एक छोटी सी बुकलेट इसी बात पे छापी, जिसका नाम था स्वतंत्र भारत के 50वें भारत में, स्वतंत्र भारत में बहुजन समाज आश्रित क्यों। ये छोटी सी किताब है। ये किताब बहुजन समाज पार्टी ने छापी थी और इसकी बहुत सारी प्रतियां लोगों को वितरित की गई थीं, ताकि लोग समझ सकें कि 50 साल की आज़ादी में हमें क्या मिला, क्या मिलना चाहिए था, हमने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए था। इसके बारे में चूंकि पूरा विस्तार से तो नहीं बता सकते, मैं इसके मुख्य पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। स्वर्ण जयंती के मौके पर हमें पीछे मुड़कर ये देखना होगा, हमें इस बात का मूल्यांकन करना होगा कि हमने आज़ाद होने के पश्चात अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमने क्या किया। हमें सावधानी पूर्वक इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि किन कारणों से हम गुलाम रहे। और ये तो 50 साल की बात है, 20-22 साल पहले की बात है, 97 की बात है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो बातें 1997 में कही गई थी, आज भी वो सत्य हैं, आज भी उतने ही चिंतन मनन की जरूरत है। इसलिए ये विषय आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1997 में था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुजन समाज के लोगों ने जिन लोगों का अनुसरण किया, जिन लोगों का साथ दिया, उन्हीं से ये उम्मीद थी कि सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाया। आज़ादी में हर आदमी को ये महसूस करने की सामर्थ्य होनी चाहिए कि आज़ादी से उसे सम्मान मिला और आज़ादी ने उसे किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के बंधनों से मुक्त कराई या नहीं। ये चिंतन मनन की जरूरत है।
और लोकतंत्र में बहुत लोगों को लाभ हुआ, लेकिन दूसरी तरफ लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं कि जो लोकतंत्र के और खास करके आज़ाद भारत होने के फायदों से वंचित रहे। एक श्रेणी तो ऐसी है कि जिस देश की त्रुटिपूर्ण योजनाएं, गलत क्रियान्वयन, कुप्रशासन, भ्रष्टाचार तथा प्रशासन तंत्र की असफलताओं के कारण वो मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। 73 साल की आजादी के बाद भी वंचित हैं। प्रत्येक स्वतंत्र पीढ़ी राष्ट्र के लिए एक धरोहर होती है और स्वतंत्र पीढ़ी का ये दायित्व होता है कि वो स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उसमें सुधार करें और सुधार करके अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पहले की तुलना में एक मजबूत खुशहाल देश और सुख सुविधाएं देकर जाए। तो अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में हमने क्या कुछ हासिल किया तथा हमें विरासत में क्या कुछ मिला था और हमने उसमें आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, ये प्रत्येक बुद्धिजीवी को, खासकर बहुजन समाज के बुद्धिजीवी को इस चीज पर चिंतन मनन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे संविधान के संवैधानिक सुधार कितने हुए, संविधान में जो प्रदत्त हमारे अधिकार थे, हक हकूक अधिकार थे, सरकार के कर्तव्य थे, उसमें कितना हमें हासिल हुआ है। बहुजन समाज के लिए संविधान एक गर्व का विषय है और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पर भी हमें गर्व है, बहुजन समाज के लोगों को, जिन्होंने ऐसा एक संविधान दिया। अगर हम संविधान की प्रस्तावना की ही बात करें, जिसे संविधान की आत्मा कहा जा सकता है, तो उसमें जो आदर्श स्थापित किए थे कि सभी के लिए न्याय, नागरिकों के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, एकता जिसमें सुनिश्चित हो। लेकिन क्या हमने जो प्रस्तावना में लिखित जो अधिकार थे, जो कर्तव्य थे सरकार के, क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। मैं सोचता हूं कि किसी भी फ्रंट पे, चाहे मौलिक अधिकार संबंधी अध्याय में धर्म, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 17 में, संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसे अपराध घोषित किया गया है। लेकिन आज 50 साल की तो छोड़ दीजिए, आज 73 साल की आज़ादी के बाद क्या जातभेद खत्म हुआ है? क्या अस्पृश्यता खत्म हुई है? क्या जो होना चाहिए था, जो अधिकार, हक हकूक मिलने चाहिए थे, खास करके जो संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार हैं, वो भी आज की तारीख में बहुजन समाज के लोगों को नहीं मिले। और बाबा साहब ने उस समय जो सोचा था, जो आशंका व्यक्त की थी कि जो आर्थिक सामाजिक असमानता और राजनीतिक असमानता स्वतंत्रता के परस्पर विरोधी रहेंगे। अगर राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली इस देश के लोगों को, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और अगर हम देखें, आज बाबा साहब की आशंका बिल्कुल सही निकली है। उनसे बाबा साहब ने जो कहा था, सोचा था, उससे कहीं आज ज्यादा असमानता भारत में हो रही है। क्यों हो रही है? इसके भिन्न भिन्न कारण हैं और जिन लोगों के पास गैर राजनीतिक जड़ें नहीं होती, वे राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकते, क्योंकि देश की व्यक्तियों की सफलता, असफलता, उनकी प्रगति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति पर निर्भर करती है। सामाजिक और आर्थिक प्रगति बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन जो राजनीतिक प्रगति है, जिसमें हमें अधिकार मिले, वोट का अधिकार मिला, तो राजनीतिक सत्ता हमें आराम से मिल जानी चाहिए थी। लोकतंत्र में जिसका ज्यादा वोट होता है उसकी सरकारें बननी चाहिए थी, उसकी हुकूमत चलनी चाहिए थी। लेकिन जिनका वोट 85% है,
वो इस देश में गुलाम बने हुए हैं और जिनका मात्र 10-15% वोट है वो इस देश के शासक बने हुए हैं। तो जो राजनीतिक सत्ता के लिए गैर राजनीतिक जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत जरूरी है गैर राजनीतिक जड़ों का मजबूत होना। तो बहुजन समाज की अगर हम अवलोकन करें तो जो गैर राजनीतिक जड़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं वो हैं 3 चीजें: मनी, मीडिया, माफिया। ये जो तथाकथित 15% तबका है सरमाएदारों का, उनके पास मनी, मीडिया, माफिया 3 चीजें हैं और ये चुनाव में राजनीतिक सत्ता को बनाने बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन बहुजन समाज के पास इन तीनों चीजों की कमी है, मनी, मीडिया और माफिया की। 73 साल की आजादी के बाद भी मीडिया आज भी क्या कहना चाहिए, बायस्ड है, आज भी सही बात नहीं कहता, नहीं करता। हमेशा जो तथाकथित उच्च श्रेणी के लोग हैं उन्हीं को संवर्धन की बात करता है और कोई इस तरीके की सरकार से दुराव और छिपाव, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कि मीडिया करता है। हालांकि साहब कांसीराम ने इसके लिए कोशिश की, उन्होंने बाम से बना करके मनी, माइंड और डायरेक्शन इससे कोशिश करने की कोशिश की और बहुत कुछ मायनों में सफल भी हुए। इसके बाद जो विकास की बात करती हैं सरकारें, जो राष्ट्रीय औसत की बात करती हैं कि राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर हम उसे अलग अलग करें, एक उदाहरण किताब में दिया है कि एक पैर हमारा बर्फ की सिल्ली पे हो और एक पैर हमारा अंगारों में हो तो ये स्थिति खराब है। आज औसत की यही स्थिति है कि दोनों का औसत अगर मिलाया जाए, बर्फ का अंगारों का, तो ठीक ठीक आ जाता है, लेकिन अलग अलग दोनों ही स्थितियां बहुत ही खतरनाक हैं, खराब हैं। तो जो आर्थिक असमानताएं हैं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं और जो राजनीतिक असमानताएं हैं वो भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। संविधान में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण लिखी है कि व्यक्ति की गरिमा को मेंटेन करने के लिए, गरिमा को प्राप्त करने के लिए सरकार काम करेगी। लेकिन आज भी एक तरफ जो है सुपरसोनिक हवाई जहाज के युग में उतनी ही दयनीय बनी हुई है जितनी कि बैलगाड़ी के युग में थी। आर्थिक असमानता तथा रोजगार व्यापार के व्यवसाय के समान अवसरों की दिशा में हमने कोई ठोस प्रगति नहीं की। इतने साल की आजादी के बाद बहुजन समाज के पास कोई संसाधन नहीं है। आर्थिक रोजगार में भी पीछे है, व्यापार और व्यवसाय में तो बहुत पीछे हैं। इसमें हमने देश की 73 साल की आजादी में अब तक कोई उपलब्धि नहीं की है। अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो सरकार की जिम्मेदारी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन 3 चीजें जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसमें भी सरकारों ने जानबूझकर बहुजन समाज के लोगों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की है। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता समाप्त है। जो सुरक्षा है, सरकारी सुरक्षा, वो भी भेदभाव करती है, वो भी आज सक्षम नहीं है, इसलिए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां बन रही हैं। और स्वास्थ्य की जहां तक बात है तो स्वास्थ्य भी मुहैया 50 साल तो छोड़ो, 73 साल की आजादी में स्वास्थ्य की सुविधाएं सरकार मुहैया नहीं कर पाई। सरकारी जो अस्पताल हैं उनकी आप हालात देख रहे हैं, सरकारी जो स्कूल हैं उनकी हालात देख रहे हैं कि जानबूझ करके सरकार ये नहीं करना चाहती, सरकार नहीं चाहती कि बहुजन समाज के लोगों को 85% लोगों को शिक्षा मिले और इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो इस फ्रंट पे भी सरकारें बिल्कुल निष्क्रिय रही हैं या फेल रही हैं या जानबूझ के उदासीन रही हैं। अगर हम ग्रामीण और शहरी विकास की बात करें तो गांव में आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। इस किताब में पूरा डाटा दिया हुआ है, कितने गांव हैं, कितने गांव में साक्षरता प्रतिशत कितना है, कितने स्कूल हैं, कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, पूरा डाटा दिया है। अभी जिन साथियों के पास पुस्तक है उसको एक बार देखने की कोशिश करें।
क्योंकि मैं पूरा डाटा अभी नहीं दे सकता। अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं के अधिकारों की बात करें, समान अवसरों की बात करें, तो उसमें भी कुछ चंद लोगों को ही फायदा मिला है। आम महिलाओं को कोई हक हकूक अधिकार नहीं मिले हैं। चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हमने कर ली, सुरक्षा की बात हमने कर ली। अब जो अगर हम भूमिहीन किसानों की और उनकी बात करें कि गांव देहात की अगर इकोनॉमी की बात करें, तो जो भूमिहीन किसान और जो छोटे किसान हैं, आज भी वही हालात है। लगभग 75% जातियों उनके पास खेत नहीं है। जो खेतों में काम करते हैं उनके पास खेत नहीं है, और जिनके पास खेत हैं उनके पास खेतों में काम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मजदूर लोग हैं ये उनकी गुलामी करने को आज भी मजदूर हैं। और जिनके पास थोड़ी बहुत खेती है भी, तो वो सूदखोरों के और साहूकारों से कर्ज के उसमें दबे रहते हैं। सरकार ने लंबे समय तक गरीबी हटाओ योजना के तहत, राजनीतिक नारे के तहत बहुजन समाज के लोगों को वोट प्राप्त करने का एक साधन समझा। 73 साल से गरीबी हटाओ के नारे चलते रहे, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटाई गई, गरीबों को जरूर हटा दिया गया। तो ये सब नारे खोखले और ये वोट की राजनीति तक के लिए कारगर हुए। इसी तरीके से अगर हम बंधुआ मजदूरी की बात करें, तो अभी भी देश के बहुत सारे हिस्सों में बंधुआ मजदूरी, अनुसूचित जाति और खासकर आदिवासी लोग आज भी बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास खेत नहीं है। गांव देहात में जो रहते हैं, जो खेती करते हैं, उनके पास खेत नहीं है। खेतों वालों की मजबूरी करने को मजबूर हैं। इसी तरीके से कमजोर वर्गों की सामाजिक अगर हम स्वीकारता की बात करें, आर्थिक और कमजोर दशा की बात करें, तो आज भी हालात वही है। संविधान के अनुच्छेद में हालांकि इसका निषेध किया गया था अस्पृश्यता का, लेकिन आज भी देश के पूरे हर कोने में, चाहे वो दिल्ली हो, देश की राजधानी हो, या कहीं भी हो, आज भी अस्पृश्यता मौजूद है। और पिछले 5-6 सालों में तो खास करके फिर जो 500 साल पहले, 1000 साल पहले थी, उस तरीके की स्थिति पैदा की जा रही है। महानगरों में जो लोग आए, छोटे मोटे गांव से जो पलायन कर करके महानगरों में आए, दिल्ली, बंबई और महानगरों में, वहां झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे, और वहां भी वो दुखदायी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं। जहां जानवर रहना पसंद नहीं करता, ऐसी जगह शहरों में जो गांव देहात से आए शरणार्थी बनके, उनकी हालात भी ठीक नहीं है। उनके लिए भी सरकारों ने कुछ नहीं किया। अगर हम सोचें कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए हमने क्या किया, तो अगर पिछड़ों की स्थिति लें तो वो भी और दयनीय है। शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों के तो रिजर्वेशन के कारण बहुत सारे हक हकूक, भागीदारी राजनीति में, नौकरी में मिली, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों को तो वो भी नहीं मिला। 1993 में नौकरी में आरक्षण दिया गया, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई खास प्रगति नहीं हुई है। तो इस तरीके से ये सारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात रही। अगर हम राजनीतिक न्याय की बात करें, तो राजनीतिक न्याय भी नहीं मिला है। बाबा साहब ने एक जगह लिखा है किताब में कि केवल निर्वाचक होना ही पर्याप्त नहीं है, कानून निर्माता होना भी जरूरी है, अन्यथा जो कानून निर्माता हो सकता है वह उनका स्वामी होगा जो केवल निर्वाचक हो सकते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि हमें सिर्फ वोट डालने से लोकतंत्र का काम नहीं करना चाहिए। हमने सरकार में भागीदारी और हिस्सेदारी बहुत जरूरी है, जहां की कानून बनाए जाते हैं। तो लेकिन बहुजन समाज और पिछड़ा समाज इसमें आज भी पीछे है। आज भी वो वोट डालने तक सीमित रहता है, और जो अधिकार हमें सत्ता और शासन में नीति और योजना बनाने में लगने चाहिए, हम अपना वोट डाल करके अपना काम समाप्त कर देते हैं। जो लोकतंत्र में भागीदारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। और अगर हम अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन की बात करें,
तो रिजर्व सीटों से जो एमएलए एमपी चुन करके आते हैं वो भी सही माने में हमारे बहुजन समाज के प्रतिनिधि नहीं होते। वो चूंकि दूसरों की टिकट पे आते हैं, वो गुलाम और उनके चमचे होते हैं, उनके दास होते हैं, बंधुआ मजदूर होते हैं, जिनकी टिकट पर वो चुनाव लड़ करके आए हैं, चुनाव जीत के आए हैं। देश में चुनावी सुधार के बातें शुरू से होती रही हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने चुनावी सुधारों की बात नहीं की। खर्चे आज इतने हो गए हैं कि आज आम आदमी, गरीब आदमी या मिडिल क्लास का आदमी आज की तारीख में एमपी एमएलए का तो छोड़ो, एक काउंसलर या प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये सब जानबूझ के, खास करके जिन लोगों ने स्वतंत्रता आज़ादी का फायदा लिया, राजनीति का फायदा लिया, वो लोगों ने जानबूझ करके ये चुनावों को महंगे कर दिया ताकि बहुजन समाज के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, इस चुनाव प्रणाली में जो मनी, मीडिया और माफिया का भारी तादाद में प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुजन समाज की पकड़ से बाहर है। तो ये जो काम है ये कौन सोचेगा? इसके लिए तो बहुजन समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा। बहुजन समाज के लोगों को चिंतन मनन करना पड़ेगा, और अगर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करें इन 50 सालों की, क्या 73 सालों की सुशासन के पश्चात आजादी लोकतंत्र ने आम आदमी के घर का दरवाजा खटखटाया क्या? लोकतंत्र या आजादी आम आदमी तक पहुंची? शायद नहीं पहुंची। वंचित और उपेक्षित वर्गों को, जिनके भीड़ की बल पर राजनीतिज्ञों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी का फल खा रहे हैं, राजनीति का फल खा रहे हैं, उनको क्या मिला? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों पर साहब कांसीराम ने चिंतन मनन किया और इनके समाधान के लिए साहब कांसीराम ने, बहन कुमारी मायावती ने ये चिंतन किया कि अगर समाज का भला हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो वो राजनीतिक सत्ता के माध्यम से ही हो सकता है, अन्यथा बहुत समय लगेगा। इसलिए राजनीतिक सत्ता बहुत जरूरी है, जिसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, कि राजनीतिक सत्ता ही वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। साहब कांसीराम ने इसी रास्ते को अपनाया, और इस रास्ते को अपना के, अब ये कहने की बात नहीं है, ये 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके ये दिखा दिया, ये साबित कर दिया कि जो लोकतंत्र में और जो संविधान में प्रदत्त अधिकार, हक, हकूक और थे, वो सब उत्तर प्रदेश में मिलने चालू हो गए। उत्तर प्रदेश के लोग अपने पैरों पर खड़े होने शुरू हो गए, और उत्तर प्रदेश के लोग अपना संघर्ष करना, सिर ऊंचा कर करके जीना सीख गए। तो इसलिए राजनीतिक सत्ता बहुत जरूरी है। साहब कांसीराम ने जिंदगी भर जो गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने में लगाए, जिंदगी के 20 साल उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो बहुजन समाज के लोगों को ये संघर्ष इनका जानना समझना जरूरी है कि किस तरीके से साहब कांसीराम और बहन कुमारी मायावती ने जमीनी संघर्ष किया, साइकिलों पे चले, पैदल चले, तो बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि राजनीतिक सत्ता लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब तक हम राजनीतिक सत्ता पे कब्जा करने के लिए काम नहीं करेंगे, हमारा उद्धार नहीं होने वाला। तो जो मौजूदा अभी लोग हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुनिश्चित करें कि वो उनके लिए राजनीतिक पार्टी का एक मजबूत आधार हम खड़ा करके जाएं, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी गर्त में चली जाएगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसके साथ में ये भी निवेदन करूंगा, खास करके आज देश की नौजवान पीढ़ी से, बहुजन समाज के नौजवानों से, कि देश में जो आजकल हालात पैदा किए जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को रोकने के लिए नए नए चमचा और दलाल पैदा किए जा रहे हैं। विभिन्न छोटी छोटी पार्टियां बना करके उनसे गुमराह ना हो
और इनसे भारी नुकसान नौजवानों का हो रहा है कि नौजवानों को भड़का करके उनकी भावनाओं को भड़का करके उनको उपद्रवों में फंसाया जा रहा है, जिसके तहत भारी तादाद में पिछले 2018 से 2 अप्रैल 2018 से तमाम सारे ऐसे प्रदर्शन हुए हैं जिसमें लाखों की तादाद में जो हमारे युवा थे, जो बेरोजगार थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ FIR हुए, उनको अरेस्ट करके जेलों में बंद किया गया। तो उनको सरकारी तो क्या प्राइवेट नौकरी भी कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए वो इन चीज़ों से सावधान रहें, इन पर चिंतन मनन करें, जोश के साथ में होश ना खोएं। जो बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट चल रहा है उसमें सहयोग करने का कोशिश करें, ये मेरी सभी से अपील है। और मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का जो सीरीज शुरू की। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास जानना बताना नौजवानों के लिए खासकर जरूरी है कि बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट यहाँ तक कैसे पहुंचा है। बहुत लोग कहते हैं कि मायावती का तो भाग्य अच्छा था तो इसलिए वो आ गई, कांशीराम साहब का भाग्य अच्छा था इसलिए वो राजनीतिज्ञ बन गए। तो यहाँ भाग्य की बात नहीं है, किस तरीके से मेहनत की है उस मेहनत को जानना, उस संघर्षों को जानना बताना बहुत ही आवश्यक है। मैं SM न्यूज का धन्यवाद करता हूँ और सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप देखते रहिए प्रतिदिन शाम को 6 बजे SM न्यूज चैनल पर। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।